बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और मुक़्तदा की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क में इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है। क्या आइंदा चंद दिनों में सियासी इस्तेहकाम के हवाले से भी कुछ खुशखबरियाँ मिलेंगी? इस हवाले से कुछ इशारे मिले हैं, कुछ खबरें हैं हमारे पास जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर अली मीन गंडापुर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जो मुलाकात हुई है, वहाँ अली मीन गंडापुर ने क्या पैगाम दिया है? जेल में बैठे हुए इमरान खान ने एक पैगाम भिजवाया है जो मोहसिन नकवी को कन्वे कर दिया गया है। आगे से क्या जवाब आया है? और क्या पीटीआई और मुस्लिम लीग नून या हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं? अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो किन शराइत पर होंगे? जो अली मीन गंडापुर और मोहसिन नकवी की मुलाकात है, उसी के तनाज़ुर में ये खबर भी हमारे पास है जो हम आपको बताएंगे। और फिर पाकिस्तान अमेरिका को सरप्राइज देने के लिए तैयार है। अमेरिका ने पाबंदियां शबंदियां लगाई हैं। इस हवाले से वहाँ अमेरिका में भी जो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं कि जनाब ये पाबंदियां जो हैं ये कैसी पाबंदियां लगा दी हैं। इसी से हम शुरू कर लेते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो मुंजमद करने के लिए 4 अदारों पर पाबंदियां लगा दी हैं। और अमेरिका का ये ख्याल है कि ये 4 अदारे जो हैं ये मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से या मिसाइल साजी में मदद कर रहे हैं हुकूमत की। वो 4 अदारे, वो कल उसमें मैंने अपना तफसील के साथ विलाग किया था, उसको उन्होंने एसडीएन लिस्ट जो है यानी दूसरे लोग कहते ब्लैक लिस्ट कर दिया उनको कि ना कोई अमरीकी या अमरीकी अदारा उनके साथ कारोबार कर सकता है। अगर उनके वहाँ असासे हैं अमेरिका में तो वो मुंजमद कर लिए जाएंगे। ये उन्होंने पाबंदी लगाई है। और उसमें एनडीसी जो हमारा सरकारी इदारा है, नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स, उसमें भी उन्होंने पाबंदी लगाई है। अमरीकी पाबंदियों के हवाले से अपने गुज़श्ता विलाग में भी मैंने ये अर्ज किया था कि इंशाल्लाह शर में से खैर बरामद होगी। तो अब जो अमरीकी नायब मशीर हैं कौमी सलामती के, उन्होंने एक बयान दिया है कि ये पाबंदियां क्यों लगाई गई हैं। ये जो उनका बयान है ना, एक तरह से पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है या मिसाइल बनाने की जो सलाहियत है उसका एतराफ़ है। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान जिस तेज़ी के साथ ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, तो खतरे का, इस खदशे का उन्होंने इजहार किया है कि पाकिस्तान जो है बैनुल बर्र-ए-आज़मी मिसाइल जो है ये बनाने की सलाहियत हासिल कर सकता है जब उस तरफ चल पड़ा है। अगर पाकिस्तान बैनुल बर्र-ए-आज़मी मिसाइल बनाने में कामयाब हो जाता है तो जो अमरीकी नायब मशीर बराए कौमी सलामती है, उनका ये भी कहना है कि अमरीकी तनसीबात जो हैं वो पाकिस्तान के निशाने पे आ सकती हैं। इन मिसाइल्स के ज़रिए पाकिस्तान अमरीकी तनसीबात को भी निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर लेगा, वो ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ लग ये रहा था जनाब शायद पाकिस्तान में खलबली मच जाए, खौफ पैदा हो जाए, जनाब पाबंदियां लगना शुरू हो गई हैं। तो पाकिस्तान के तो वो कहते हैं कि वो जू भी नहीं रेंगी, क्योंकि उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इन्हिसार ही नहीं कर रहा है अमरीकी इमदाद पे, वो फौजी हो या सिविल इमदाद हो, तरक्याती फंड्स हो या फौज की इमदाद, उसमें इन्हिसार ही नहीं कर रहा। ना ही अमरीकी टेक्नोलॉजी इन मिसाइल्स में इस्तेमाल हो रही है। सर जी, पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में खुद कफील है, हमें अमरीकी इमदाद की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा ये कि पीटीआई वाले खुशियां मना रहे हैं कि शायद जनाब ट्रंप आएगा तो पाकिस्तान पर पाबंदियां लग जाएंगी। वो हसैन हक्कानी साहब हमारे साबिक सफीर हैं यूएस में रहे हुए, तो उनके मैं ट्वीट्स देख रहा था, वो कह रहे हैं कि इनको तो पता ही नहीं, इनकी इल्मियत का ये आलम है पीटीआई वाले लोगों का कि इनको पता ही नहीं कि 2018 से अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद बंद कर रखी है। जो इमदाद अमेरिका पाकिस्तान को दे ही नहीं रहा वो इमदाद बंद करवाना चाह रहे हैं। पीटीआई वाले ये कह रहे हैं वो इमदाद बंद कर दी जाएगी अगर इमरान खान को रिहा ना किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, इस गलत फहमी या खुश फहमी का जो जिक्र है ये मैं हसैन हक्कानी साहब के हवाले से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान के सफीर रहे हुए अमेरिका में। वो जो हमारी खारजा पॉलिसी है और अमेरिका की खारजा पॉलिसी है उस पर बड़ी गहरी नजर है उनकी। और इस वक्त भी अमेरिका में बैठे हुए हैं, एक बड़े थिंक टैंक का हिस्सा है वो, तो उनकी बात में वजन है। और दूसरी जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान वाले परेशानी कोई नहीं हो जनाब इस पाबंदियां दे नाल इन्हां नाल, क्योंकि फर्क नहीं पैना इन्हां दे नाल। और दूसरा अमरीका में इस हवाले से आवाज़ें जो हैं वो जो वहाँ के दानिशवर हैं वो आवाज़ें उठा रहे हैं कि जनाब ये तो एक फोका फायर आ, चले कारतूस दिखा के डराने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को की फर्क पड़ेगा इतना। वो कह रहे हैं कि इससे उल्टा जो है पाकिस्तान में एक तो अमेरिका के खिलाफ जो है वो नफरत बढ़ेगी, दूसरा ये कि कौम जो है ये मुतहद हो रही है। इस हवाले से अमेरिका के इस इकदाम पर वो मुतहद हो रहे हैं,
वो इन पाबंदियों को मुस्तरद कर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। इसका उल्टा असर होगा। और दूसरा जो मैंने कहा कि इन्होंने पाकिस्तान की जो हुकूमत है, इन्होंने कोई सरप्राइज तैयार कर रखा है, तो ये इनको ये खतरा है कि मे भी हो सकता है कि ट्रंप साहब आए या ये पाबंदियों के हवाले से या फिर ज़ाहिर है इसको आगे बढ़ाएंगे वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए IMF वर्ल्ड बैंक के जरिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान जो IMF का सबसे बड़ा 7 अरब डॉलर का जो प्रोग्राम है वो उसको कंटिन्यू अगर रखना है तो फिर अमेरिका की खुशनुदी चाहिए होती है। IMF जो है वो जो मर्जी कर लें, जनाब फलां अदारा है, ये अदारा है। असल में जो अमेरिका के असरात हैं IMF पे, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये IMF हो सकता है अगली किस्त में कोई रुकावट डाले, कोई गड़बड़ करे, कोई बहाना बनाए। ये उनके जो बहाने हैं उनका तोड़ जो है ये कर लिया गया है। ये सरप्राइज होगा IMF के लिए भी और अमेरिका के भी। अगर अमेरिका IMF को इस्तेमाल करना चाहेगा तो वो जो हमारे यहाँ स्ट्रेटजी बनाई गई है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसकी वजह है, एक वजह यह है कि एक माह में जो हुकूमत की और मुख्तरा की मुश्तरका कोशिशों का ये नतीजा है कि एक माह में 70 करोड़ डॉलर जो है ना हमारा करंट अकाउंट वो सरप्लस में गया है। और पिछले 5 माह में जो हमारा करंट अकाउंट है वो सरप्लस कितना होगा जनाब? 1 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर तक सरप्लस गया है। और अगले 7 माह में ये जो रकम है ये 2 अरब डॉलर हो सकती है अगर यही पॉलिसियाँ जारी रहती हैं। और दूसरा ये कि जो शरह सूद है वो 22 से कम हुई, फिर अब 13 पे आ गई है। और ख्याल ये है कि 9% पे जो शरह सूद है वो आ जाएगी। शरह सूद में अगर 4% मज़ीद कमी हो जाती है तो उससे हमारी बचत जो है, जो अदायगियों के हवाले से है, जो मुल्क के अंदर से हमने कर्जे लिए हुए हैं, उसमें भी बचत होगी। और उसके बाद तरसीलात ज़र जो है ना वो 35 अरब डॉलर तक जा सकती हैं, हदफ मुकर्रर की है। 27 अरब तक तो पहुंची हुई है ना, वो कहते हैं ना 35 अरब तक हम जो है वो पहुंच जाएंगे। और उसके बाद अगले 7 माह में जो अदायगी हमने करनी है 5 अरब डॉलर की, वो अदायगियों का इंतज़ाम मौजूद है। यानी अगर फौरी तौर पे भी हमें ये अदायगियाँ करना पड़ी तो हम कर सकते हैं। नेट टैक्स में भी इजाफा हो गया है, नया कानून भी आ गया है इस हवाले से। और फिर पावर सेक्टर में भी इस्लाहात हो रही हैं और जो खसारे में जा रहे हैं हमारे इदारे, उनकी निजकारी का जो प्रोसेस है वो भी जारी है। अगर ये इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो अजाफी टैक्स या मज़ीद टैक्सों की वो फरमाइश करते हैं IMF वाले, वो कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। और अगर IMF की हम शराइत पूरी कर रहे हैं, बल्कि उनकी तवक्को से बढ़ के काम कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे हमारा प्रोग्राम ये रोक सकते हैं? अमेरिका का प्रेशर हो, जो भी हो, प्रेशर एक खास हद तक होता है ना, कोई बहाना बना के उन्होंने प्रेशर डालना होता है ना। तो ये एक सरप्राइज होगा IMF के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। जो मैं फिर एक दफ़ा कहता हूँ कि इसमें हमारे वज़ीर आज़म के साथ साथ हमारी जो मुख्तदरा है और आर्मी चीफ जो है उनका एक बहुत बड़ा किरदार है इसमें। तो ये एक सरप्राइज मैंने अर्ज करना था कि एक सरप्राइज जो है ये हम दे सकते हैं। इसमें ना PTA वालों का कोई मुतालबा काम आएगा, ना ट्रंप साहब आके कुछ ऐसा करेंगे। और फिर वहाँ की जो खारजा पॉलिसी है उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखनी होती है। एक फ़र्द के लिए वो कभी किसी मुल्क को वो अंडर प्रेशर नहीं लाते जब उस पर पाबंदियाँ नहीं लगाते, एक फ़र्द की बुनियाद पे। हाँ, हुकूक इंसानी का इशू बना लेते हैं, कभी कोई इशू बना लेते हैं, ये वो माजी में भी करते रहे, वो मैंने मिसालें दी हैं और अब भी हो सकता है करें। लेकिन हमारी हुकूमत जो है ये इस हवाले से तैयार है, उनकी जो फरमाइशें हैं उस हवाले से उनका जवाब देने के लिए भी। और जो आलमी मालियाती इदारों के जरिए पाकिस्तान को वो अंडर प्रेशर करना चाहेंगे, अगर करना चाहेंगे तो हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे इन्होंने जो अपने इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए। और दूसरा, मुलाकात हुई है अपेक्स कमेटी, सूबाई अपेक्स कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा की जो थी उसकी अली मीन गंडापुर की सरबराही में इजलास हुआ। तो वहाँ वज़ीर दाखिला जो है हमारे मोहसिन नकवी साहब, वो भी गए हैं। बड़े खुशगवार मूड में ये मुलाकात हुई है उनकी, और अलहदगी में एक मुलाकात हुई है उनकी। एक तो वो इजलास में शरीक हुई ना, और जो अपेक्स कमेटी है, सूबाई अपेक्स कमेटी, उसकी सदारत करनी होती है वज़ीर आला ने। लेकिन आपने देखा होगा फुटेज में कि उन्होंने मोहसिन नकवी जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं उनको अपने साथ बिठाया हुआ था। यानी ये आप कह सकते हैं कि ये मोहसिन नकवी और अली मीन गंडापुर ने मुश्तरका सदारत की उस इजलास में। फिर अस्करी काम भी वहाँ मौजूद थे। अपेक्स कमेटी का ये इजलास कुरम के हवाले से लाहे अमल की तैयारी के लिए था। अब जो लाहे अमल तय किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जनाब जो फ्रीकैन है जिनके दरमियान ये हो रहा है सारा कुछ,
100 سے زائد لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہوئے ہیں، 72 دن سے سڑکیں بند ہیں، وہاں خوراک کی کمی ہو رہی ہے، ادویات کی کمی ہو رہی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، بلکہ اموات بھی ہوئی ہیں، اور پھر ایئر ایمبولینس کے ذریعے یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے کتنی امداد دی جا سکتی ہے وہاں پہ. تو اس کے لیے انہوں نے حل یہ نکالا ہے کہ جناب حکومت کی ثالثی میں دونوں فریق جو ہیں، جو فریقین ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ طے پائے، اور دونوں جو ہیں وہ دستخط کریں گے، اور 15 دن کے اندر اندر وہ اس حوالے سے وہ فریقین جو ہیں وہ اپنا بھی لائحہ عمل دیں گے جناب کیسے کرنا ہے. اور 1 فروری تک جو ہے وہ ان کے جو بینکر ہیں جہاں سے وہ حملے کرتے ہیں ایک دوسرے پہ، اور جو ہتھیار ہیں وہ جو ہیں ہتھیار جو ہے وہ حکومت کو جمع کروائیں گے، خاص طور پہ جو بھاری ہتھیار ہیں، اور جو ان کے بینکر شینکر ہیں وہ مسمار کر دیے جائیں گے، زمینی راستے آہستہ آہستہ کھول دیے جائیں گے، اور سوشل میڈیا پہ جو کمپین چل رہی ہے فرقہ وارانہ یا منافرت والی، وہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. یہ تو ہو گیا جناب جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اپیکس کمیٹی کا، جس میں محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی شریک تھے، لیکن علیحدگی میں بھی ایک ملاقات ہوئی ہے، اور جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب پیغام دیا گیا ہے عمران خان کا محسن نقوی صاحب کو. انہوں نے عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے، پہلے 5 رکنی تھی، اب 7 رکنی کمیٹی بنا دی ہے انہوں نے، جناب کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، اور اسپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا گھر اور دفتر دونوں حاضر کر دیے ہیں جناب. اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ جو اسپیکر صاحب ہیں ان کی وزیر اعظم کے ساتھ بھی بات ہوگی ہے. وزیر اعظم کا بالکل ٹھیک ہے جناب، ہم تو خود یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں افراتفری، فتنہ، انتشار یہ ختم ہو اور معاملات جو ہیں سموتھلی آگے چلیں. تو وہ تو بھرپور طریقے سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے اعجاز صادق صاحب، اور حکومت بھی تیار ہے، ظاہر ہے. اور دوسری طرف وہ جو ہیں پی ٹی اے والے، ان کی بھی کوئی میٹنگ شیٹنگ ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم پہل نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے 2 شرائط رکھی تھی. اب جو گنڈا پور اور محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے 2 شرائط رکھی تھی کہ جناب یہ 2 شرائط ہیں کہ ایک تو یہ کہ جناب ہمارے جو 9 مئی والے لوگ ہیں گرفتار ہیں، جو بھی ہمارے سیاسی قیدی انڈر ٹرائل جو ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ 9 مئی اور جو 26 نومبر والا واقعہ اسلام آباد والا، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، سپریم کورٹ کے 3 ججوں پر مشتمل ہونا چاہیے کم از کم، اس طرح کا انہوں نے مطالبہ استوالہ کیا تھا. تو یہ اس حوالے سے پتہ یہ چلا ہے کہ جناب پیغام دیا گیا ہے علی بن گنڈا پور صاحب کو، پہلے دیا گیا ہوگا نا، وہ جیل سے بات کر کے نکلے ہوں گے نا، 2 دن پہلے وہ گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، اور صحافیوں سے گفتگو کیے بغیر گنڈا پور صاحب نکل نہیں گئے تھے. تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ جو 2 شرائط تھی وہ شرائط جو ہیں مذاکرات کے لیے وہ ختم کی جا رہی ہے، یعنی کہ غیر مشروط طور پہ مذاکرات جو ہیں یہ شروع ہوں گے. اور جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جناب وہ کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، وہ کپتان اب ڈٹ کے نہیں کھڑا، اب وہ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب. وہ اب تازہ ترین بات یہ سامنے آئی ہے کہ علی بن گنڈا پور صاحب کے ذریعے انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ جناب مجھے جیل سے نکالیں. جیل سے وہ کہتے ہیں میں رہائی نہیں چاہتا، نہ ہی اپنے خلاف مقدمات جو ہیں ان کا خاتمہ چاہتا ہوں. اگر وہ اپنے خلاف مقدمات کا خاتمہ نہیں چاہتے تو پھر جن لوگوں کے لیے وہ آواز بلند کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں عوام کو، اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑتا ہے نا. تو وہ سردست وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے رہائی نہیں چاہیے، بلکہ مجھے جیل سے بنی گالہ منتقل کر دیا جائے، اور بنی گالہ جو میرا گھر ہے اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے، وہاں میں قیدی کی طرح رہوں گا. تو وہاں پھر وہاں یہ کہا گیا، پتہ یہ چلا ہے، پیغام دیا گیا کہ جناب اس طرح تو وہ وہی باتیں کریں گے جو جیل میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اور وہاں تو اور زیادہ وہ فری ہو جائیں گے، اور وہ ملاقاتیں ذرا زیادہ آسان ہو جائیں گی، تو پھر اس کا کیا علاج ہے. تو وہ کہا گیا کہ جناب نہیں، وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے جو حکومت اور فوج کے لیے پریشانی کا باعث کرے. دوسرا یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کہا گیا ہے علی بن گنڈا پور صاحب سے کہ 9 مئی کے واقعات اور فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پی ٹی اے کے سوشل میڈیا سے، یا عمران خان صاحب جو ہیں نئے دور کا جنرل ڈائر، اور وہ غدار کون، اس طرح کی جو ٹویٹس پوسٹیں وغیرہ کرتے رہتے ہیں، بیانات دیتے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس حوالے سے فوج کو تشویش ہے. اور میں نے یہ اپنے ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ یہ مذاکرات اگر ہوں گے تو فوج کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے، وہاں سے منظوری آئے گی، کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے وہ بڑے کنسرنڈ ہیں. وہ 9 مئی کی معافی دینے کے لیے تیار نہیں. اگر عمران خان کھلا معافی مانگتے ہیں پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے، یعنی کہ قوم سے معافی مانگے جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں، وہ ابھی تک اس پہ قائم ہے.
मोहसिन नकवी साहब ने इन दो मामलात के हवाले से अली मीन गंडापुर को मुक्तदा की जो तशवीश है और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे आगाह किया है। उन्होंने कहा जनाब ये दो मामला देख लें, बाकी फिर कानून जो है अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो वो अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जनाब खान साहब की ख्वाहिश है कि मुझे बस अडियाला से निकालें, बनीगाला में रखें या ज़मान पार्क में रखें, और फिर ज़ाहिर है अगर वो ये बात मानने के लिए तैयार हैं और अपनी दो शराइत जो है उनसे पीछे हट रहे हैं तो फिर तो वो ज़बानबंदी जो है उसकी तरफ भी जाएंगे। और वो फवाद चौधरी साहब, मैंने पहले भी कहा था, फवाद चौधरी साहब लगे हुए हैं जो ट्रोल थे उनकी शत्रोल कर रहे हैं। और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि जो लोग इमरान खान के लिए के नाम पे विलाग कर रहे हैं, फौज के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, इमरान खान तो शायद उनको जानता भी नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। और अगर डॉलरों का चक्कर है, सारा डॉलरों के लिए सारे लगे हुए, इनको इमरान खान से कोई हमदर्दी नहीं है, अपने डॉलरों के लालच में ये सारी हरकतें वो कह रहे हैं की जा रही है। तो इस हवाले से मे भी इमरान खान की तरफ से कुछ लोग जो हैं उनको डिसऑन कर दिया जाए, जो अब तक की डेवलपमेंट हुई है ये मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। और फिर दूसरा जो मैं इस्तेकाम वाली बात कर रहा हूँ कि मुल्क में इस्तेकाम लाइए, जो मुज़ाकरात हैं ये भी इसीलिए है ना कि मुल्क में जैसे माशी इस्तेकाम आता जा रहा है, इसी तरह कोई सियासी इस्तेकाम भी हो, मामलात आगे बढ़े। जो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है और पैगाम भेज के मुलाकात की है वज़ीर आज़म ने, और वहाँ पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे, काबीना के मुतल्लिका वज़रा भी मौजूद थे, मौलाना साहब के साथ भी एक वफद था, और बाहर निकल के मौलाना साहब ने इत्मीनान का इज़हार किया इन मुज़ाकरात के हवाले से। उन्होंने कहा जल्द ये मामला जो है ये हल हो जाएगा। मदारस वाला जो मामला है मौलाना साहब ये कहते हैं कि सोसाइटीज़ एक्ट के तहत जो है ये रजिस्टर्ड हो, जो कानून इन्होंने पास किया था पार्लियामेंट में 26 महीने तरमीम वाला जब इशू चल रहा था ना, उस वक्त फिर इन्होंने ये एक कानून भी लेके आए थे सोसाइटीज़ एक्ट में तरमीम का, और ताकि अदारे जो हैं वो सोसाइटी एक्ट के तहत जो है वो रजिस्टर्ड होंगे और फिर वजारत सनद जो है उसके साथ उनका लहाक होगा। इस तरह का वो बिल है। तो वो सदर साहब ने एतराज़ात लगा दिए थे, वापस कर दिया था, और मौलाना साहब कह रहे हैं कि जनाब सदर ने एतराज़ लगाए थे और स्पीकर ने उनका जवाब दे दिया था, उसके बाद सदर की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया। तो इसको तसव्वुर किया जाए कि ये बिल जो है ये मंजूर हो गया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से बताया कि जनाब ये बिल मंजूर नहीं हुआ, आपसे जो अगर कोई सुकम है तो उन पर बैठ के बात हो सकती है, तो थोड़ी गल से रखा थे, थोड़ा सा वादा किया था बिल्कुल पूरा करांगे। और लेकिन इसके लिए जो बिल है ये ऐसे ही पास नहीं हो जाएगी, कानून ऐसे नहीं बन जाएगा, इसको दोबारा पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो दूसरा धड़ा है मदारस तंजीमात का, तो वहाँ ताहर अशरफी साहब जो हैं, मौलाना ताहर अशरफी साहब, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी ये कहा है कि अगर हुकूमत जो है इसको वजारत सनद के साथ अलहाक जो है इसको कानूनी शक्ल देना चाहती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन हमें भी एतमाद मिली है। जो उनका ये कहना है कि सवाई जो महकमा तालीम है उसके साथ जो है 18,000 के करीब जो मदारस हैं वो एफिलिएट हो चुके हुए हैं, अलहाक कर चुके हुए हैं। तो बहरहाल अगर हुकूमत तरमीम करना चाहती है और मौलाना साहब की बात जो है वो मानना चाहती है तो फिर हमें भी एतमाद मिली है बस, यानी वो भी पीछे हट गए हैं। मौलाना साहब जो हैं वो भी खुश हैं, हुकूमत जो है वो भी बात मानने के लिए तैयार है मौलाना की। तो एक तरफ से वैसे भी मौलाना साहब जो है ना ये फितना इंतशार की सियासत नहीं करेंगे इन हालात में, और ना ही जो फितना और इंतशार की सियासत करने वाले हैं इस उम्मीद पे बैठे हुए थे ना मौलाना साहब जो आएंगे मुझसे मुलाकात कर लें, वो उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा मुलाकात कोई नहीं, उसने पैगाम शिगाम देना तो दे दो मौलाना साहब ने, मौलाना जवाब पैगाम दे देंगे। अगर कोई तो चाहते हो, ये कामरान मुर्तज़ा साहब जो उनके सेनेटर हैं उनका ये कहना है कि अगर कोई जाएगा भी ना बंदा तो दूसरी दर्जे की जो क़यादत है हमारी वो बंदा जाकर मिल लेगा। ये मौलाना साहब का मैंने पहले भी विलाग किया था उस दिन कि वो मौलाना साहब नहीं जाएंगे वहाँ। अब उन्होंने भी ये कह दिया बरमला कि नहीं जनाब वो पैगाम दे दें, पैगाम रसानी हो सकती है। ये मामला चल रहे हैं वहाँ हुकूमत में सियासी इस्तेकाम के लिए, और अगर ये मुज़ाकरात वगैरह जो है ये शुरू हो जाते हैं पीटीआई के साथ और गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात शुरू होते हैं और एंगेज कर लिए जाते हैं एक दूसरे को, तो फिर भी किसी हद तक इस्तेकाम जो है मुल्क में सियासी इस्तेकाम वो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और जो मैं कहना कानून अपना रास्ता बनाएगा GHQ वाले में मामला था, उसमें जो 12 लोग थे उन्होंने बरीयत की दरखास्तें दी थी, वो दहशत दी, अदालत ने दरखास्तें कर दी मुस्तरद कि जब हुंते फर्द जुर्म लग गए तुम लेट हो गए हो तो हुंते नहीं। वैसे जब ये बरीयत की दरखास्त दी जाती है ना उसका मतलब ये होता है कि जनाब जो इस्तगासा ने शहादतें वगैरह चलान सबमिट किया है उनमें जो शहादतें उनकी बुनियाद पे हमें सजा नहीं हो सकती, मुल्ज़म ये दरखास्त देता है और शहादतों का जायज़ा लेने के बाद अदालत ये फैसला करती है कि जनाब वाक़ईतन इन पे
आगे मामला चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता। अगर वो अदालत भी समझती है जनाब चलान कुछ नहीं है तो फिर बरीयत की दरखास्त मंजूर कर लेती है। लेकिन इनकी बरीयत की दरखास्तें जो हैं वो हो गई हैं मुस्तरद। उनमें इमरान खान साहब भी हैं, अली मीर गंडापुर साहब भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, शिबली फराज साहब भी हैं, शहरयार अफरीदी साहब भी हैं, फवाद चौधरी साहब, कमल शोजब, उमर तनवीर भट्ट, इस तरह के 12 जो हैं पीटीआई के रहनुमा जो हैं, उनकी दरखास्तें जो मुस्तरद होंगी। इसका मतलब ये है कि जो चालान सबमिट किया गया है उनमें शहादतें, इतनी ठोस शहादतें मौजूद हैं कि उनकी बुनियाद पे इमरान खान को या जो मुलजम हैं इनको सजा हो सकती है। बहरहाल अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और जो मुक़्तदरा और शहबाज शरीफ साहब कोशिशें कर रहे हैं इस्तेहकाम के लिए, तो अल्लाह करे कि उनकी कोशिशें जो हैं वो बराबर हों। मौलाना साहब जो हैं वो फितने और शरंगेज़ी में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, और वो जो जेल वाला है उसकी चीखें जो हैं वो अली मीर गंडापुर साहब ने सुनवाई है मोहसिन नकवी साहब को कि यार जेल जो कर लो उन्होंने, बाकी असीं भी समझा सूझ लवांगे, उन्होंने बनी गल भेज दियो, या फिर जमान पार या गुड जस्टिस के तौर पर जी कर लो ना जरा यार, असीं कल कोई अगे टोरीए, मुल्क के इस्तेहकाम आवे, तरक्की होवे, कोई बेहतरी आवे। उधर अमरीका जनाब बंदियां लान लग्या आ, उधर पीटीआई वाले जिहड़े ने उन्होंने इंतशार पैदा करना शुरू किया है। इमरान खान जनाब कभी कोई कॉल देते हैं, कभी कोई कॉल देते हैं, और सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। अब ये पता चला गंडापुर साहब के जरिए पैगाम दिया गया है कि जनाब वो जो तरसीलात ज़ार के लिए रेमिटेंसेस के हवाले से उन्होंने कहा था जनाब पीर के दिन से वो काम शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं जनाब जब हम मुज़ाकरात शुरू करेंगे, अगर मुज़ाकरा शुरू करवा दें आप गैर मशरूत तौर पे, तो फिर वो काल चाल जो है वो भी वापस ले ली जाएगी, मामला जो है वो स्मूथली आगे बढ़ेंगे मुल्क के। ये अब तक की खुशखबरी है जो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।